हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में वर्ण पढ़ाने जा रहा हूं, जो एसएससी जीडी, बिहार सिविल कोड एवं अन्य कई एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है, इन सभी एग्ज़ाम्स के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आइए बिना समय का विलम्ब किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में वर्ण की परिभाषा जानेंगे कि आखिर वर्ण होता क्या है। तो वर्ण की परिभाषा को हम लोग देखते हैं। देखिए, बनावट की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को वर्ण कहा जाता है। बनावट की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को वर्ण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, क हो गया, अ हो गया, म हो गया, य हो गया, र हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण का प्रकार कितना है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप लोगों को याद करके रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टि से, किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 46 है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बन जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 46। आप लोग एग्जैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए, अगर पूछ दे प्रश्न की स्वर वर्ण कितनी है तो 11, व्यंजन वर्ण कितना है तो 33। इन दोनों चीज़ के भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग वर्ण को डिवाइड करते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर वर्ण होता है, यहाँ पे एक नंबर में देखिए स्वर वर्ण, और दूसरा नंबर में व्यंजन वर्ण। आप लोगों ने देखा स्वर वर्ण की संख्या 11 है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर वर्ण की कितनी संख्या है और उससे कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग उसे देखते हैं। दोस्तों स्वर वर्ण 3 प्रकार के होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन होता है वो देखिए। पहला तो ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में देखिए अ, हर्षा ई, हर्षा उ और हर्षा री, इन सारे को ह्रस्व स्वर बोला जाता है। क्योंकि हम लोग अगर बचपन में पढ़े होंगे स्वर वर्ण अ, आकार आ, हर्षा ई, हर्ष ई बोला जाता था, और आकार आ को क्या बोला जाता था? दीर्घ आ तो हो गया ह्रस्व आ, और आ जो हो गया उसका दीर्घ हो जाता था। तो यही चीज़ को हम लोगों को एक डिटेल में समझना है। अगर आप लोग उस समय बढ़िया से पढ़ लिए होंगे तो आप लोगों को सारा चीज़ तो याद ही होगा, और अगर जो नहीं पढ़े हैं वो देख लें, और जो पढ़ भी लिए हैं वो भी रिवाइज कर लें। तो ह्रस्व स्वर में हो जाता है अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री। ये 4 होता है जो ह्रस्व स्वर होता है। और दीर्घ स्वर 3 होता है। ये देखिए आ होता है, दीर्घ ई होता है और दीर्घ उ होता है। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर में आता है। तो अगर आप लोगों को प्रश्न पूछ दे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है तो 4, और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो 3 है। और अगर पूछ दे संयुक्त स्वर कितनी है तो संयुक्त स्वर की संख्या भी 4 है। ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर दोनों की संख्या 4 है। अब संयुक्त स्वर कौन कौन सा है उसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों ए जो है ये संयुक्त स्वर है, ए ये भी संयुक्त स्वर है, उ ये भी संयुक्त स्वर है, और औ ये भी संयुक्त स्वर है। तो इन 4 और 4 8 है 3 11 जो है स्वर्ण वर्ण है। मैंने पीछे आप लोगों को बताया स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। तो आप लोगों को अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, या प्रश्न दे देगा कि इनमें से स्वर्ण वर्ण की पहचान करें, तो आप लोग अच्छे ढंग से इसको अगर समझ लिए होंगे तो पहचान कर पाएंगे। अब हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में देखते हैं कि आखिर व्यंजन वर्ण क्या है और उससे कहाँ से प्रश्न बनता है, देखते हैं। दोस्तों स्पर्श व्यंजन में आप लोगों को आ जाएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। ये सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब हम लोग इसका उच्चारण स्थान देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो क वर्ग का
जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। देखिए यहाँ पे एरो का निशान लगाया हुआ। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कवर्ग कहने का मतलब है दोस्तों का, खा, गा, घ, अंगा, ये 5 है, उन पांचों का उच्चारण स्थान कंठ है। और चवर्ग कहने का मतलब है च, छ, ज, झ, ञ, ये पांचों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। तो कवर्ग का कंठ हो गया, चवर्ग का तालु हो गया और टवर्ग का मूर्धा हो गया। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। टवर्ग का दंत हो गया और पवर्ग का ओष्ठ हो गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कवर्ग का कंठ, चवर्ग का तालु, टवर्ग का मूर्धा। इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि पवर्ग और तवर्ग आप दोनों एक्सपेरिमेंट करके भी याद कर सकते हैं। क्योंकि प बोलिएगा प फा तो वो ओष्ठ आ जाएगा, तवर्ग बोलिएगा तो दांत, ता था बोलिएगा तो दांत का प्रयोग होगा तो वो दंत हो जाएगा। अब दिक्कत कहाँ होता है? चवर्ग में और मूर्धा में, चवर्ग और टवर्ग में, कि किस में तालु होगा किस में मूर्धा होगा। तो इन दो चीज़ों को जो कन्फ्यूजन वाला जोन है उसे आप लोग कन्फ्यूजन मिटा लीजिएगा। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है और टवर्ग का मूर्धा, तवर्ग का दंत और पवर्ग का ओष्ठ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन वर्ण में जो दूसरा व्यंजन है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए दूसरा नंबर में क्या है दोस्तों? दूसरा नंबर में है अंतःस्था व्यंजन। अंतःस्था व्यंजन आखिर कौन कौन है? तो अंतःस्था व्यंजन है या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा ये अंतःस्था व्यंजन है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है ये भी देख लेते हैं हम। या का तालु हो जाएगा, रा का मूर्धा हो जाएगा, ला का दंत हो जाएगा और वा का दंतोष्ठ हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर अभी नहीं भी ध्यान देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन सारे चीज़ों को आप लोगों को एक चार्ट में याद करवा दूंगा। अब देखिए तीसरा नंबर में है ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन क्या होता है? तो ऊष्म व्यंजन में ये तालव्य सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मूर्धन्य सा हो जाएगा, ये दंड सा हो जाएगा और ये हा हो जाएगा। ये तीनों ऊष्म व्यंजन है। तो इन चीज़ों को आप लोग कंठस्थ एकदम याद रखिएगा कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और हा, ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन है। और अंतःस्था व्यंजन कौन कौन है? या, र, ला और वा। तो आप लोग इन दोनों चीज़ को भी याद रखिएगा, अंतःस्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन में हम लोग देखते हैं कि तालव्य सा का उच्चारण स्थान क्या है। अब देखिए ये स है जो तालव्य सा बोला गया है क्योंकि स तीनों है। अब तीनों को एक ही तरह तो नहीं बोल सकते हैं, स नहीं बोल सकते हैं क्योंकि तीनों का कुछ ना कुछ डिफरेंट है, इसीलिए तीनों का नाम अलग अलग है। ये स है, इसका उच्चारण आप लोग को तालु से करना है, श ऐसे। और ये मूर्धन्य स है, इसका उच्चारण आप लोगों को मूर्धा से करना है, इसका क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। और दंत स है, उसका उच्चारण आप लोगों को दांत से करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। और ये है जिसका उच्चारण कंठ से। तो आप लोग समझे होंगे कि उस व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। ये तीनों तो आप लोगों को डेफिनेटली याद रह जाएगा कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, दंत स और ये है कंठ। अब हम लोग देखते हैं आगे दोस्तों। ये चार और इधर आप लोगों ने देखा, देखिए इधर आप लोगों ने देखा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, इनमें कितना होता है? 25 वर्ण इसमें हो जाएगा स्पर्श व्यंजन में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतःस्था व्यंजन में 4 और 4 इसमें, तो 25 और 8 33। मैंने क्या पढ़ाया था कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33 है। तो यही 33 है। अब देखिए जो व्यंजन और भी है लेकिन उसे व्यंजन वर्ण में नहीं काउंटिंग किया जाता है, अलग से उसे वर्ण में काउंटिंग किया जाता है। अगर लेकिन संख्या पूछ दे तो आप लोगों को 33 बनाना है। लेकिन अगर कहीं अलग से प्रश्न पूछ दिया जाए तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ण व्यंजन वर्ण और है, उसे आप लोगों को देख लेना है। एक है देखिए आयोगवाह व्यंजन। आयोगवाह व्यंजन को अनुस्वार बोला जाता है और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और संयुक्त व्यंजन को ये देखिए श, त्र, ज्ञ, इन तीनों को संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है।
तो संयुक्त व्यंजन से प्रश्न बन जाता है। तो आप लोग इसे देखिए कि संयुक्त व्यंजन जो छ है इसे शुद्ध में श बोला जाता है। तो ये श का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका इम्पोर्टेंट है कि संधि विच्छेद इसका पूछ दिया जाता है। तो श का संधि विच्छेद क्या होगा, क और प्लस ये मूर्धन्य श, ये हो जाता है छ का उच्चारण स्थान। तो आप लोग इसे एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा कि क्या छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आधा क और मूर्धन्य श। अब देखिए तरा का उच्चारण स्थान, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तरा का उच्चारण स्थान आधा ता और रा होता है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न बन गया है। अब ज्ञा देखिए, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बना है। ज्ञा का होता है आधा ज और प्लस इया, आधा ज जोड़ इया, ये क्या होता है ज्ञा, इसको बोला जाता है ज्ञा। हालांकि इसे शुद्ध में बोलिएगा तो ज्ञा बोलिएगा, ज्ञा नहीं ज्ञा, ज्ञा बोला जाता है। तो ये आप लोग देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, छ, त्र और ज्ञा, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है और इसका हम लोग संधि विच्छेद भी देखे। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में हमेशा प्रश्न बन जाता है वर्ण और उसका उच्चारण स्थान। ये डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को सुविधा के लिए मैंने एक इसका चार्ट तैयार किया हूँ और आप लोगों को याद करवाने वाला हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक वर्ण मैं दिया हूँ और उच्चारण स्थान दिया हूँ और उस उच्चारण स्थान का नाम क्या होता है उसे मैं दिया हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए आ का वर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। मैंने बताया था क वर्ग का कंठ होता है, तो उससे भी आप लोगों को कुछ कुछ याद हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा कि कंठ से कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है। यहाँ पे देखिए आ का वर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से, और इसका नाम क्या है, कंठ। ये चीज़ तो काफ़ी इजी है। अब देखिए हर्ष ई दीर्घ ई, यहाँ पे देखिए हर्ष ई दीर्घ ई, च वर्ग या और तालव्य विषय, इन सभी को उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु है। तो याद रखिएगा इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। और इस तालु को क्या नाम बोला जाता है, इन सबों का नाम क्या दिया जाता है, तालव्य। तो ये तालव्य हो जाएगा। आप लोग सुना होगा तालव्य से, तो इन सभी का उच्चारण स्थान तालु से है, इसका नाम क्या है, तालव्य। अब देखिए तीसरा नंबर में देखिए वर्ण है, री है, ट वर्ग है, ये र है और स है। इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसको क्या नाम दिया जाता है, मूर्धन्य। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तवर्ग में, चौथा नंबर में तवर्ग है, ला है और स है। इस सा को क्या बोला जाता है, दंत स बोला जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान दांत है, दांत से उसका उच्चारण होता है। जब भी बोलते हैं ला या तवर्ग में ता था बोलिएगा, आप लोग देखिएगा कि दांत से इसका उच्चारण हो रहा है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। अब इसका नाम क्या दिया गया है उच्चारण का, तो इसका नाम दिया गया दंत, बोलते हैं दंत स है, तो वही उच्चारण स्थान का नाम हो गया दंत। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवा नंबर में क्या है। चलिए सबसे पहले इसको और ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग तवर्ग तक देख लिए थे। अब पांचवा नंबर में हम लोग देखते हैं उ, हरस्व उ, दीर्घ उ और पवर्ग, ये तीन का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। उच्चारण स्थान ओष्ठ है और उच्चारण स्थान का नाम क्या है, तो ये ओष्ठ है, इसका नाम क्या है, ओष्ठ। अब देखिए अंग, इया, न, म तथा अनुस्वार और चंद्रबिंदु, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से होता है, नासिका से होता है। अब देखिए ये नासिका से होता है।
नासिका से होता है, तो इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है अनुनासिक। अनुनासिक इसका नाम है। उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिका से। अब देखिए छठा नंबर में देखिए ए है। अब इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस तालु है। देखिए ये तीन जो है ए ओ और ब, ये तीनों का उच्चारण स्थान दो चीज़ों से होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ और प्लस तालु। तो कंठ और प्लस तालु को क्या बोला जाता है? कंठ तालव्य। तो इस सारी चीज को भी आप लोग याद रखिएगा कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु दोनों मिलकर है ए और ए दोनों का उच्चारण स्थान। अब देखिए ओ और औ का, देखिए ओ और औ का कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ इसके बोला जाता है, कंठोष्ठ। वा का देखिए दांत प्लस ओष्ठ, तो इसे बोला जाता है दंतोष्ठ। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा, देख नहीं लीजिएगा, सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन ही जाता है। अब हम लोग आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक में कर देता हूँ। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे एक अच्छे ढंग से चार्ट में याद कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रश्न है जहाँ से वर्ण से प्रश्न बन जाता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न वर्ण से और भी है जो बन जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, मैंने सोचा उसे भी आप लोगों को करा दूं। पहला प्रश्न में देखिए उत्क्षिप्त वर्ण कौन सा है? उत्क्षिप्त वर्ण में अड़ा और अढ़ा हो जाता है, क्योंकि ढ के नीचे अगर बिंदु डाला जाता है तो अढ़ा हो जाता है, और ड के नीचे अगर बिंदु डाला जाता है तो वो अड़ा हो जाता है। तो इन दोनों वर्ण को उत्क्षिप्त वर्ण कहा गया है। अब देखिए दूसरा नंबर में देखिए अनुनासिक वर्ण कौन कौन है? तो अनुनासिक वर्ण में आप लोगों को अंगा हो जाएगा, इया हो जाएगा, ना हो जाएगा, ना हो जाएगा, ये टवर्ग ना है, ये तवर्ग ना है, और ये म और अनुस्वार, इन सारों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है अर्धस्वर वर्ण किसे कहा जाता है? तो अर्धस्वर वर्ण या, यहाँ देखिए या, रा, ला और व, इसे अर्धस्वर वर्ण भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि निम्न में से कौन सा अर्धस्वर वर्ण है, तो आप लोग मार दीजिएगा अगर आप लोगों को याद रहेगा तो अर्धस्वर वर्ण कौन कौन है? या, रा, ला तथा व। अब चौथा नंबर में देखिए लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा है? दोस्तों ये एक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बनने का संभावना ज़्यादा होता है। तो ये र है जो लुंठित या प्रकंपित वर्ण है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। दोस्तों आज का वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो रेगुलर चाहिए, हिंदी ग्रामर का सारा वीडियो टॉपिक बाय चैप्टर चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिख कर ज़रूर बताइएगा। मैं सभी वीडियो को चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बगल में जो बेल आइकन का घंटी होगा उसे भी प्रेस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।